नमस्कार। खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। भाजपा को आज एक बहुत बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। आप जानते हैं कि 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट माफ कीजिएगा 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि उन पर आरोप था कि दिल्ली आबकारी घोटाला, जो दिल्ली में आबकारी नीति बनाई थी आप सरकार ने, उसमें कथित घोटाले का आरोप लगा। आम आदमी पार्टी के बहुत से नेताओं पर ये आरोप लगे और इनमें पहले मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद चुनाव के ठीक पहले अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और इसके बाद अरविंद केजरीवाल कुछ समय के लिए जमानत पर बाहर आए थे, लेकिन 2 जून को उनको वापस जेल में भेजा गया और तब से अब तक बार बार इस बात की उम्मीद जताई जा रही थी कि उनको कब जमानत मिलेगी। हालांकि ईडी और सीबीआई की तरफ से लगातार अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध होता रहा, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जाती है। 10 लाख के बॉन्ड पर उनको जमानत मिल गई। शाम तक अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर भी आ जाएंगे और इस बीच आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में दोगुना जोश भर चुका है, क्योंकि मौका है हरियाणा चुनाव का। आप याद कीजिए, जब लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही थी तब भी अरविंद केजरीवाल बाहर आए थे और इसका काफी असर पड़ा था चुनाव पर। वो जिस तरह से प्रचार कर रहे थे, जो बातें कह रहे थे, उसका एक अलग संदेश जनता के बीच जा रहा था और बीजेपी उसमें कहीं ना कहीं गिरती हुई दिखाई दे रही थी। अब एक बार फिर जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव जब सिर पर हैं और उसमें खासकर हरियाणा, जहां पर आम आदमी पार्टी ने सभी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है, उस समय अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाने से देश की सियासत में एक बड़ी हलचल मची हुई है। लेकिन खास तौर पर बीजेपी के लिए ये एक बड़ा झटका है, क्योंकि बीजेपी का नाम लेकर तो नहीं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की पीठ, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस भुइया, इन 2 लोगों ने जो फैसला सुनाया और उसमें जस्टिस भुइया ने जो बातें कही हैं, खास तौर पर सीबीआई और ईडी को लेकर और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और उनको जमानत न दिए जाने पर अभी तक जो देर हो रही थी, इन सब को लेकर उन्होंने जो टिप्पणियां की वो बहुत मायने रखती हैं। एक तरह से ये न्याय व्यवस्था के लिए भी एक मील का पत्थर है ये टिप्पणियां, संवैधानिक संस्थाओं के लिए भी एक नसीहत है और सबसे बड़ा कहा जाना चाहिए तमाचा है ये बीजेपी के गाल पर, कि बीजेपी के शासनकाल में जिस तरह संवैधानिक संस्थाओं को काम करने की स्वतंत्रता दिए जाने की जगह उन पर दबाव डालकर राजनीतिक तरीके से उन पर, मतलब राजनीतिक फायदे के लिए उन पर काम करने का दबाव डाला जा रहा है, इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है वो बहुत मायने रखती है। तो क्या कुछ है अरविंद केजरीवाल को मिली बेल के पीछे का खेल और इससे आगे किस तरह बीजेपी हो जाएगी फेल और क्या होगा इसका चुनाव पे असर, इन सब पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार अमलेंदु जी। आज आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा दिन, केजरीवाल को बेल मिल गई है और केजरीवाल को बेल मिलने पर उनकी जो पत्नी है सुनीता केजरीवाल, उन्होंने जो कुछ कहा उसको हम सुन लेते हैं, उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं सुनीता केजरीवाल जो है अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में, यानी जब वो जेल में थे तो चुनाव में, पहले लोकसभा चुनाव और अभी हरियाणा चुनाव में भी वो काफी सक्रिय दिखी। अमूमन वो राजनीति में सक्रिय नहीं रही थी, लेकिन जब से केजरीवाल के ऊपर उनको जिस तरह से जेल भेजा गया, उनकी जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, उसके बाद वो पब्लिक फोरम में आने लगी केजरीवाल की पत्नी और उनकी जो बातें हैं उनको पार्टी कार्यकर्ता बहुत ध्यान से सुनने भी लगे। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं सर्वेश मिश्रा जी भी, जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। सर्वेश जी नमस्कार, स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। सर्वेश जी, चर्चा की शुरुआत, आपको मेरी आवाज आ रही है सर्वेश जी? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, बिल्कुल आ रही है। नमस्कार, स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। सर्वेश जी, हम इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन सबसे पहले मैं आप ही से एक छोटी सी प्रतिक्रिया चाहती हूँ। आज आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा दिन है, आप लोगों का उत्साह तो जाहिर है बहुत बढ़ा हुआ होगा ही, क्योंकि ठीक चुनाव के पहले जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है, इसका चुनाव पर आप क्या असर देखेंगे, इस बारे में तो हम आपसे जानना चाहेंगे। लेकिन सबसे पहले आज अभी इस समय आप लोगों की क्या तैयारी चल रही है, क्योंकि ये खबर आई थी कि 4-5 बजे तक आप सब लोग जो है वो पहुंचने वाले हैं और केजरीवाल जब निकलेंगे जेल से बाहर, उसके बाद क्या कुछ आप लोगों का आगे का प्लान है, किस तरह का जश्न और जोश का माहौल है कार्यकर्ताओं में?
देखिए, निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने की खबर सुनते ही कार्यकर्ताओं में एक अलग जोश है। पूरे देश में एक अलग खुशी का माहौल है। जो इंडिया गठबंधन के तमाम साथी हैं, हमारे तमाम घटक दल हैं, उन्होंने बधाई दी और ये पूरे देश के लोकतंत्र की जीत है। अरविंद केजरीवाल की सच्चाई और ईमानदारी की जीत है। आज सबको ये देखना होगा कि किस तरीके से लोकतंत्र में उठती हुई विपक्ष की आवाजों को किस तरीके से केस करके दबाया गया। आज ये कोर्ट का फैसला आया है और माननीय न्यायाधीश महोदय ने, न्यायालय ने क्या लिखा है आप समझिए। उन्होंने कहा है कि सीबीआई द्वारा किए गए इस अरेस्ट की कोई जरूरत नहीं थी। ये अरेस्ट सीधे तौर पे ईडी द्वारा जो जमानत दिया गया उसको रोकने के लिए ये की गई कार्रवाई है। आप देखती रहिए, सीबीआई को तोता कहा जाता था। जिस सीबीआई को इस तरीके के आरोप लगाए जाते थे, आज इस फैसले की एक एक लाइन उसको साबित करती है। आज केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का जो मामला विपक्ष की पार्टियां उठा रही थी, आज इस आदेश में कोर्ट ने लिखकर उनको सत्यापित किया है, हेंस प्रूव्ड लिखा है और ये बताया है। और देखिए, उसमें अरविंद केजरीवाल जी की जेल जाना, जो बार बार अरविंद केजरीवाल जी जेल गए तो क्या उन्होंने कहा, तानाशाही हटाओ, तानाशाह को हटाओ, तानाशाही हटाओ। तो आज जो हमारी एक लंबी लड़ाई थी उस तानाशाही को हटाने के लिए, उसमें भी आज का दिन एक मील के पत्थर के रूप में साबित होगा। जी बिल्कुल, मील का पत्थर ये साबित हुआ है। जब हमने चर्चा शुरू की थी तो मैंने जिक्र किया था कि सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल की पत्नी और अब आम आदमी पार्टी का एक अहम चेहरा भी बन चुकी हैं। चुनाव प्रचार में वो जाती हैं और बीजेपी पर सीधे निशाने वो साधती हैं। आज उन्होंने जो कुछ कहा, एक बार हम उसको सुन लेते हैं, उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भाजपा के मंसूबों पे पानी फिर गया। वो लोग विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल के सत्ता में बने रहना चाहते हैं, उनका मकसद ही ये है। सर्वेश जी, सीधे सीधे सुनीता जी ने कहा है कि बीजेपी के मंसूबों पर पानी फिर गया है और इन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष के नेताओं को वो गिरफ्तार कर रहे हैं। आज मनीष सिसोदिया ने भी, जब आप लोगों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी उन्होंने इसी तरह की बातें की। एक बार हम उसको भी सुन लेते हैं, फिर आपसे जवाब चाहूंगी कि आखिर किस तरह बीजेपी के मंसूबों पर पानी फिरते हुए आप देख रहे हैं। क्या कुछ कहा है मनीष सिसोदिया ने, एक बार हम अपने दर्शकों को वो सुना देते हैं। साफ संदेश है। दूसरी बात, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के संदेश से यह साफ है कि भारतीय जनता पार्टी सीबीआई को और ईडी को अपने तोता मैना की तरह इस्तेमाल करते हुए अरविंद केजरीवाल जी को अंदर रखने के लिए साजिशें रच रही थी। खुद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया आज कि जिस तरह से सीबीआई ने सीएम साहब को अरेस्ट किया, उससे यह साफ हो जाता है कि सीबीआई जानबूझकर केजरीवाल जी को अंदर रखने की मंशा के तहत उनको गिरफ्तार कर रही थी। यह बात आज के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले में साफ हो रही है। केजरीवाल जी को जेल में रखने की मंशा के तहत सीबीआई केजरीवाल जी को अरेस्ट करती है। और यह मंशा किसकी है? केजरीवाल जी ने कुछ गलत तो किया नहीं। मंशा है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की यह मंशा थी कि अरविंद केजरीवाल जी अंदर रहें जेल के। इसलिए जब ईडी से केजरीवाल जी बाहर आने लगे तो उस वक्त सीबीआई से उनको अरेस्ट कराया गया। बहुत सोची समझी साजिश के तहत सीबीआई ने किसी करप्शन में अरेस्ट नहीं किया, बीजेपी की मंशा से अरेस्ट किया है केजरीवाल जी को। यह बात हम कह रहे थे, आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही ठहराया है कि सीबीआई ने बीजेपी की मंशा को पूरा करने के लिए केजरीवाल जी को उस वक्त अरेस्ट किया जब वो ईडी के केस से बाहर आने वाले थे। तो भारतीय जनता पार्टी को इस पर थोड़ा सा आत्मावलोकन करना चाहिए। शर्म। सर्वेश जी, यहाँ पर जो बात कही है मनीष सिसोदिया ने, कोर्ट में जस्टिस भुइयां ने आज एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि सीबीआई को पिंजरे के बंद तोते की उस छवि से बाहर आना चाहिए, सीजर की पत्नी की तरह संदेह से परे होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है, न केवल ये आज के मामले में बल्कि एक ऐतिहासिक टिप्पणी है जो आने वाले वक्त में जब भी ये संवैधानिक संस्थाएं किसी के ऊपर इस तरह से वो कार्रवाई करेंगी तो ये एक नजीर की तरह पेश किया जाएगा ये मामला भी। अभी ये जो उन्होंने कहा कि बीजेपी की मंशा को सीबीआई ने पूरा किया और सुनीता केजरीवाल जी ने कहा है
कि बीजेपी के मंसूबों पर पानी फिर गया। आप इसको किस तरह से और एक्सप्लेन कर सकते हैं? बीजेपी के मंसूबों पर आखिर पानी कैसे फिरा? क्या बीजेपी को हरियाणा चुनाव में इसका झटका मिलेगा या आगे आने वाले बाकी चुनाव में भी, क्योंकि अगले साल दिल्ली के भी चुनाव है? क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी, ये पूरा जो प्रकरण है, जो एक फालतू का फर्जी तथाकथित फर्जी शराब घोटाले का जो प्रकरण बनाया गया, इसका पूरा उद्देश्य यही था कि अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता को घटाओ, उन पर कोई आरोप, उनकी इमेज को नुकसान पहुंचाओ, आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता को घटाओ, इनको किसी न किसी झूठे केस में फंसा के लोगों के दिमाग में ऐसे थॉट डालो। लेकिन देखा इन्होंने कि देखिए, न्याय में देर है अधेर नहीं है। कानून में देवी प्रदत्त जो शक्तियां हैं उनका प्रयोग करके हमने किया है। बाबा साहब का धन्यवाद देते हैं कि जो उन्होंने इस देश का कानून इतना खूबसूरत, इतना अच्छा बनाया, जिसमें किसी भी नेता को अगर आप कुचलने, किसी भी विचार, किसी भी सच आदमी को कुचलने की कोशिश करेंगे तो ये परिणाम होगा। भारतीय जनता पार्टी जो बार बार चिल्ला के कह रही थी कि बेल नहीं मिल रही, बेल नहीं मिल रही है, अब जब बेल मिली तो किस तरीके का फैसला लिखा गया उसको आप समझिए। आने वाले समय पे दूसरे केसेस के लिए एक नजीर साबित होगा। पीएमएलए का केस क्या है, पीएमएलए क्यों बना, पीएमएलए देश की राजनीतिक षड्यंत्र की तरह प्रयोग हो रहा है, ये सब अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे देश को बताया है। पीएमएलए का कानून जब वित्तीय अनियमितताओं के, वैश्विक स्तर पर वित्तीय अनियमितताओं को रोकने के लिए जब एक कानून बना, जो आतंकवादियों टेरर फंडिंग को रोकने के लिए बना, उनका प्रयोग आप एक स्कूल और अस्पताल बनाने वाले देश के नेता के लिए करते हैं, तो आप कितने अमानवीय और घटिया काम कर रहे हैं, आप इस बात को सोचिए। आप अगर इसका प्रयोग एक आंदोलन से निकले हुए नेता, दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए काम करने वाले अरविंद केजरीवाल के लिए करते हैं तो कितना बुरा होता है। हेमंत सोरेन के लिए आप इसका पीएमएलए का प्रयोग करते हैं तो कैसा होता है। भारतीय जनता पार्टी को यह सोचना पड़ेगा कि जो ईडी और सीबीआई है, ये वक्त बदलेगा तो तुम्हारे घरों का रास्ता भी ऐसा नहीं है कि भूल जाएगी। उनको ध्यान रखना होगा। तुम लोग सेबी के माध्यम से अडानी के लिए जो सरकार चला रहे हो, तुम्हें सोचना पड़ेगा। रात की जब नींद आती होगी तो सोच लेना। अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा था कि ईडी और सीबीआई, ईडी का जो एक कानून है, इस सरकार को ही खाने के लिए दौड़ेंगे वक्त आएगा तो। भारतीय जनता पार्टी सत्ता के नशे में मदमस्त हाथी की तरह हो गई है। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उनको देखना होगा कि देश की जनता, जब भी किसी नेता के साथ आप अन्याय करोगे, उसको जेल में डालोगे, तो जेल की दीवारें उसके हौसलों को तोड़ती नहीं है, जेल की दीवारें उसके हौसलों को और बढ़ाती हैं। अरविंद केजरीवाल के हौसलों को जेल की दीवारों ने और मजबूत किया है। अरविंद केजरीवाल इस देश के ऐसे नेता बन गए हैं, जब भी नरेंद्र मोदी की तानाशाही के खिलाफ ये बात याद की जाएगी कि इस तानाशाह को झुकाने के लिए कौन लड़ा, तो अरविंद केजरीवाल का नाम उसमें सबसे ऊपर आएगा। लोग अरविंद केजरीवाल को इज्जत और सम्मान के साथ नाम लेंगे कि इस तानाशाही को झुकाने के लिए वो कितनी लड़ाई लड़े। और आम आदमी पार्टी के और नेताओं को, मनीष सिसोदिया जी बाहर है, उनका जजमेंट पढ़ लीजिए। संजय सिंह जी का जजमेंट पढ़ लीजिए। उनके मामले में तो ईडी ने ये कह दिया, जज ने कहा आपको बताओ बेल में कोई आपत्ति है, अगर आपत्ति है तो बताओ, नहीं तो मेरिट पे केस सुनना शुरू कर देंगे। तो ईडी ने कह दिया नहीं जी आप बेल दे दो, हम मेरिट पे बात नहीं करेंगे। इस तरीके के कानून का प्रयोग, दुरुपयोग अगर आप देश के शीर्ष में अगर ऐसे बड़े नेताओं के लिए करेंगे तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये पूरे देश को आज दिख रहा है। आज फिर से फैसले में उसी चीज को दोहराई गई है। जी जी बिल्कुल। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और उनके बाद अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलना, जाहिर है आम आदमी पार्टी के हौसले इस समय 7वें आसमान पर होंगे। आप लोग बहुत ज्यादा खुश होंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन सर्वेश जी, अब मेरा सवाल हरियाणा चुनाव को लेकर है। आज जब अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएंगे तो क्या कल से हम उनको हरियाणा चुनाव में उतरते हुए देखेंगे? और दूसरी बात, हरियाणा चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हुआ है। अलग अलग सीटों पर आप लोग मतलब अलग अलग लड़ रहे हैं, सभी 90 सीटों पर। दिल्ली में आप लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा था, आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का अहम हिस्सा है। पंजाब में आप लोगों ने अलग चुनाव लड़ा, लेकिन अब हरियाणा में अलग चुनाव लड़ने को लेकर अभी से जो मीडिया में खबरें ये चलने लगी हैं कि कांग्रेस को बड़ा झटका मिल रहा है, क्योंकि ये माना जा रहा था कि कांग्रेस हरियाणा चुनाव में इस बार काफी मजबूत है। आप क्या समझते हैं, कभी ऐसी जरूरत हुई कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अगर इनको मिलकर सरकार बनानी पड़ी तो क्या हरियाणा में ये चुनाव के बाद साथ में आएंगे? और कल से अरविंद केजरीवाल का क्या कार्यक्रम रहेगा?
आपसे जानना चाहूँ। देखिए, हमारे जो भी नेता जेल से आए हैं, अगर आप पूर्व में उनके कार्यक्रम देखेंगे तो जेल से निकलने के बाद किसी तरीके का आराम नहीं। वो लोग तुरंत जेल से निकलते हैं, तुरंत पार्टी के कार्यक्रम में आते हैं, आगे की रणनीतियां बनाते हैं और काम में लग जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी भी एंट्रीम बेल पे आए थे, आप लोगों ने देखा। संजय सिंह जी की बेल हुई थी, मनीष सिसोदिया जी की बेल हुई थी, आपने सब में देखा। और निश्चित तौर पे हमारे पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसे नेता है कि जो कहीं भी हमारी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे तो उसका एक अलग असर है, उसका एक अलग फर्क है, कार्यकर्ताओं में एक अलग जोश रहता है और एक नई चीज है। तो अरविंद केजरीवाल जी जब हरियाणा के चुनाव में जाएंगे, वहां शिरकत करेंगे, वहां जब वहां के मुखिया है वहां को लीड करेंगे तो वहां के चुनाव में एक अलग परिणाम आएंगे। और हरियाणा में आम आदमी पार्टी मजबूती से सभी सीटों पे चुनाव लड़ रही है और एक नए तरीके का परिणाम आपको देखने को मिलेगा। बात रही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलग अलग लड़ने की और साथ नहीं लड़ने की, देखिए इंडिया अलायंस में हम सब लोग लोकसभा के स्तर पर साथ थे, विधानसभाओं के स्तर पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं और वहां हम भी चुनाव लड़ रहे हैं। जी, तो मतलब इस समय हम निकट भविष्य में किसी गठबंधन की उम्मीद, मेरा सवाल आपको ये है कि चुनाव परिणाम जब आएंगे और तब अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर सरकार बना सकते हैं बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए, क्या तब एक कोई गठबंधन हम होते हुए देखेंगे? ये भविष्य की बात है, इस पे पार्टी के लोग निर्णय करेंगे। इस पे अभी कुछ कहना बहुत ही जल्दबाजी। आपने इस बारे में जानकारी दी क्योंकि दर्शकों में ये उत्सुकता बनी हुई है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इन दोनों का गठबंधन, क्योंकि चुनाव के पहले से चर्चा थी। राहुल गांधी ने कहा था कि होना चाहिए, लेकिन अलग अलग नेताओं के अलग अलग मत होते हैं और अब सभी दलों की अपनी स्वतंत्रता है इस निर्णय को लेने की। मैं जुड़ना चाहती हूँ अमरेंद्र उपाध्याय जी, आपसे सवाल है, आज जिस तरह की टिप्पणियां कोर्ट ने की और खास तौर पर सीबीआई को पिंजरे में जो बंद तोते की छवि से बाहर निकलने वाली टिप्पणी जो है, क्या ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है? क्योंकि संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप जितना बीजेपी सरकार पर, मौजूदा सरकार पर यानी 10 सालों में लगा, उतना मेरा ख्याल है पहले कभी भी नहीं लगा। पूरी तरह से ये स्वायत्तता खत्म हो चुकी है। आज के इस फैसले के बाद क्या सीबीआई और ईडी में हम एक नई जान फूंकते हुए देखेंगे कि कुछ वहां भी हलचल होगी? क्या ये संवैधानिक संस्थाएं फिर से अपनी उस पुरानी गरिमा और साख को पाएंगी? देखिए संमित्रा जी, मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीबीआई और ईडी जो हैं, दोनों ही संस्थाएं जो हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ हलचल तो होगी। और हालांकि ये 4 जून के बाद भी हलचल शुरू हो चुकी है। अगर राहुल गांधी रात के 1:52 पे ट्वीट करते हैं कि उनको ईडी के सोर्सेस से पता चला है कि छापा पड़ेगा, तो आप समझ सकती हैं कि चीज़ें तो अंदर शुरू हो चुकी हैं। लेकिन आज जो दोनों जजों का फैसला है संमित्रा जी, एक तो जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध है या अवैध है, इस पर दोनों जजों के बीच में मतभेद थे। ये बात साफ आ गई एकदम से। मतभेद किस बात को लेकर थे? वो कानूनी प्रक्रिया जो है उसको लेकर के मतभेद थे। इस पे मतभेद नहीं थे कि ये गिरफ्तारी गलत हुई है या इसको किस तरीके से। मतभेद इस बात पे थे कि एक व्यक्ति अगर किसी दूसरी एजेंसी के कस्टडी में है तो दूसरी एजेंसी उसको गिरफ्तार कर सकती है या नहीं कर सकती है, इसको लेकर मतभेद थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया किस तरीके से, इस पर जो था दोनों जजों की टिप्पणियां बहुत सख्त थी और जस्टिस सूर्यकांत का कहना था कि ये असहनीय है। जबकि जस्टिस भुइयां जो थे उन्होंने तो साफ तौर पे कहा कि पिंजरे के तोते के तरीके से व्यवहार करना बंद कीजिए और ये नेशनल इंटरेस्ट में है कि आपकी छवि ठीक बनी रहे और ये छवि जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये मायने रखती है। ये जस्टिस भुइयां की टिप्पणी थी। तो जस्टिस भुइयां ने तो काफ़ी जो टिप्पणियां की हैं संमित्रा जी, वो एक तरीके से सीधे सीधे सीबीआई को लेकर के बहुत सख्त टिप्पणियां हैं। और टिप्पणियां ये है कि किस तरीके से सरकारी एजेंसियां जो हैं वो केंद्रीय जो सरकार है उसके दबाव में, या एक भारतीय जनता पार्टी जो कह सकते हैं उसके दबाव में काम कर रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी का इस्तेमाल नहीं किया है, ये हम लोग उसका निहितार्थ निकाल सकते हैं कि चूंकि वही सरकार में तो उनके दबाव में किस तरीके से काम कर रही है ये है। यानी छवि जो है इन एजेंसियों की बचाना वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और जस्टिस भुइयां का ये कहना कि एक व्यक्ति को जब ट्रायल कोर्ट से जमानत मिल चुकी उसके बाद आप 22 महीने तक सोते रहते हैं और अचानक से आप जाग करते हैं और जाकर के आप गिरफ्तार कर लेते हैं जबकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, ये बहुत सख्त टिप्पणी है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो विलाप इस समय चल रहा है
उसको इस विलाप को जो भारतीय जनता पार्टी है उसको अपना विलाप बंद करके पहले इस पर यह देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट क्या टिप्पणी कर रहा है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के, सीबीआई ने किस तरह से गिरफ्तारी की। तो निश्चित तौर पर मित्रा जी आज का जो जजमेंट है जमानत पर खासतौर से वो एक लैंडमार्क जजमेंट है। ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल के मसले में नहीं है, इस तरीके के और जो मसले चल रहे हैं उनमें भी ये लैंडमार्क जजमेंट बनेगा। और खासतौर से ये कि जो विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा था, चुनाव के दौरान भी आरोप लगते रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल रही है, उन आरोपों की कहीं ना कहीं आज पुष्टि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से होती है कि वो विपक्ष के आरोप सही थे। राहुल गांधी अभी विदेश में थे, अमेरिका में थे, वहाँ भी उन्होंने यही बातें कही थी कि हमारा एक मुख्यमंत्री अभी भी जेल में है। दो मुख्यमंत्रियों की चुनाव के दौरान गिरफ्तारी की गई, कांग्रेस के खाते सीज कर दिए गए। हमने इन परिस्थितियों में चुनाव लड़ा और देश की जनता ने संविधान को बचाया है और लोकतंत्र को बचाया है। आज भी मित्रा जी जो ये बात आती है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि संवैधानिक संस्थाएं अब शायद अपनी जिम्मेदारी को महसूस कर रही हैं। हालांकि इस बीच में बहुत सारे चित्र जो हैं, बहुत सारे वीडियो इस तरीके के आ रहे हैं कि किस तरीके से अभी भी जो है संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव डालने की कोशिशें हो रही हैं, वो एक अलग चर्चा का विषय हो जाएगा। लेकिन आज का जो जजमेंट है वो ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि संवैधानिक संस्थाएं भी इस बात को अब समझ रही हैं कि किस तरीके से जाँच एजेंसियों को एक टूल बनाया गया था विपक्ष को मजबूर करने के लिए और विपक्ष पे दबाव बनाने के लिए। ये आज का आदेश कहीं ना कहीं मित्रा जी ये आभास देता है। जी बिल्कुल, विपक्ष को कुचलने का आरोप बीजेपी पर लगता रहा है। सर्वेश जी, आज अरविंद केजरीवाल के जमानत मिलने पर मनीष सिसोदिया ने एक महत्वपूर्ण बात यह भी कही, उन्होंने मांग की है कि बीजेपी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए जिस तरीके से सीबीआई और ईडी का उसने दुरुपयोग किया है। और अब जब सुप्रीम कोर्ट की भी इस मामले में टिप्पणी आ गई है, आपको क्या लगता है बीजेपी क्या माफी मांगेगी? क्योंकि अभी तक तो 10 सालों में 11 सालों में बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें सीधे सीधे बीजेपी की गलती सामने आई है या उसकी गलत नीयत का उसका पर्दाफाश हुआ है, लेकिन हमने कभी भी इस तरह से माफी मांगते हुए नहीं सुना। आपको क्या लगता है, क्या केजरीवाल इस बार मोदी को इसके लिए मजबूर करेंगे कि आप माफी मांगिए कि कहीं ना कहीं चूक आपसे हुई है? क्या लगता है आपको सर्वेश? देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठ और धूर्तता पर केंद्रित पार्टी है, तो निश्चित रूप से उनसे ऐसी उम्मीद करना बेईमानी है। लेकिन इस देश की जनता वाकई जानना चाहती है कि जो अरविंद केजरीवाल मोहल्ला क्लिनिक बना रहे थे, स्कूल बना रहे थे, नए नए नीतियों की चर्चा कर रहे थे, जो राजनीति के केंद्र में वैकल्पिक राजनीति को लाके नए तरीके की राजनीति की बात करते थे, आखिर उनसे ऐसी क्या दिक्कत होगी कि फर्जी मामले में आपने उनको जेल में डलवा दिया? जब चुनाव के लोकसभा चुनाव के पहले आपने गिरफ्तारी करा दी, उनको जमानत मिल गई और जमानत के बाद आपने फिर दोबारा अरेस्ट करा दिया। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने साबित कर दिया है, अब तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जनता से माफी मांगनी चाहिए। उनको बताना चाहिए कि इस देश के लोकतंत्र को शर्मसार किया है उन्होंने, इस देश की संवैधानिक संस्थाओं का उन्होंने दुरुपयोग किया है, इस देश की जनता के साथ उन्होंने धोखा किया है। और एक ऐसे व्यक्ति जो इस देश की राजनीति में स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी की राजनीति को बढ़ावा दे रहे थे, उनको आपने कमजोर करने की कोशिश की है। इसको भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा। लेकिन देखिए, आम आदमी पार्टी है, संघर्षों से निकली हुई पार्टी है। अरविंद केजरीवाल जी ने भी इस पार्टी को कहां से कहां खड़ा किया है, सबसे देश में फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी के रूप में है, आज राष्ट्रीय पार्टी के रूप में है। हमने संघर्षों के कई ऐसे दौर देखे हैं और इस दुनिया ने कई मोदी जैसे बड़े तानाशाह देखे हैं, तो हर एक तानाशाह झुकेगा, बस उसको कोई अरविंद केजरीवाल जैसा झुकाने वाला चाहिए। जी बिल्कुल, आपने जो जिक्र किया, वाकई दिल्ली में बहुत अलग तरीके के काम अरविंद केजरीवाल ने किए और शायद इसी वजह से एक अलग छवि भी बनी आम आदमी पार्टी की। मोहल्ला क्लिनिक की हम बात करें, चाहे स्कूलों की बात करें, कायाकल्प तो हुआ है, लेकिन बीजेपी को ये बात हमेशा खटकती रही। आज भी जब अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला आया तो उसके बाद मनोज तिवारी ने जिस तरीके के सवाल उठाए, उन्होंने दिल्ली की सड़कों का और बाकी सब अव्यवस्थाओं का हवाला दिया। क्या अरविंद केजरीवाल के छूटने पर अब दिल्ली सरकार की प्राथमिकताएं क्या होंगी? क्योंकि हमने देखा है कि दिल्ली में बीते समय में किस तरीके से, क्योंकि जैसे मनीष सिसोदिया भी जब जेल में थे तो स्कूलों का काम जो है, जो आतिशी ने संभाला था, या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों की प्राथमिकताओं में होंगी। अब अरविंद केजरीवाल के बाहर आने पर दिल्ली सरकार अब किस दिशा में काम करने पे की ओर बढ़ेगी? सबसे पहले देखिए, निश्चित रूप पे वो बाहर आएंगे, उनके काम करने की प्रणाली, उनमें फैसले लेने की शक्ति, उनमें
अलग अलग चीजों को विकास को अलग सकारात्मक दिशा में ले जाने की अलग शक्ति है, वो जरूर निश्चित रूप से उस कार्यों को करेंगे। लेकिन मनोज तिवारी जी को ये बोलना चाहिए कि आपने भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता को एक संवैधानिक एलजी के पोस्ट पे बैठा दिया है, कभी उससे सवाल पूछते हो? कभी पूछते हो दिल्ली में वो क्या कर रहे हैं? कभी पूछते हो डॉक्टरों की भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं? कभी वो पूछते हो इस जो अस्पतालों में दवाइयां हैं उसका फाइनेंस क्यों रोक रखा है? कभी उनसे पूछते हो कि जो अधिकारी मंत्रियों के फोन तक नहीं उठाते हैं वो ऐसे सेक्रेटरी बने हुए हैं, स्वास्थ्य मंत्री का फोन स्वास्थ्य का सेक्रेटरी नहीं उठाता, उनसे सवाल पूछते हो? अधिकारियों को डरा के धमका के आप दिल्ली पे बैठे हुए हो, तो एक संवैधानिक पद पे इस तरीके के संविधान की मर्यादाओं को तार तार करने वाले व्यक्ति को आपने बैठा रखा है, कभी उससे सवाल पूछते हो? क्या आप सोच रहे हो कि एलजी के माध्यम से आप दिल्ली की कुर्सी को पा जाओगे? ये दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को बहुत प्यार करती है। इस दिल्ली में मुफ्त की बिजली, मुफ्त की पानी, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल की राजनीति को अगर किसी ने स्थापित किया है तो अरविंद केजरीवाल जी हैं। अगर अरविंद केजरीवाल से आपको लड़ना है तो अच्छे काम करके लड़ सकते हो। अगर अरविंद केजरीवाल से आपको लड़ना है तो आप किसी भाजपा के कार्यकर्ता को एलजी बना के और रोजाना जनता का काम रोककर आप समझते हो अरविंद केजरीवाल को हरा ले जाओगे, तो आप किसी गलतफहमी में पड़े हुए हो। ये जनता है, ये अपना फैसला लेती है। देखिए दिल्ली के चुनाव में उन्होंने बहुत बड़े मैंडेट के साथ अरविंद केजरीवाल जी को चुना विधानसभा के चुनाव में, और इस बार भी दिल्ली की जनता उनको चुनेगी। दिल्ली के लाल अरविंद केजरीवाल पे जनता को बहुत भरोसा है। उन्होंने ऐसा मॉडल दिया है कि आज उसकी चर्चा देश के दूसरे प्रदेशों में हो रही है। आज अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल की चर्चा दूसरे प्रदेशों में है, लोग कॉपी करते हैं। जब अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी देश में आती हैं तो कहती हैं दिल्ली सरकार के स्कूल देख रहे हैं। तो ऐसे राजनेता का मुकाबला आप किसी अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं को किसी एंटी बनाकर नहीं कर सकते हो, काम करके कर सकते हो। मनोज तिवारी से कहना चाहता हूं कि आप काम करिए, स्कूल अस्पताल बनवाइए। भारतीय जनता पार्टी के पास कई प्रदेश है, वहां आप काम करके दिखाइए, फिर अरविंद केजरीवाल से मुकाबला करने आइएगा। जी बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का लाल और अब तो हरियाणा का लाल, हरियाणा का शेर भी कहा जा रहा है चुनाव के पहले। अमरेंदु जी, आपको क्या लगता है अरविंद केजरीवाल जैसे ही अभी हरियाणा चुनाव में उतरेंगे और वहां पर जो इक्वेशन अभी तक भी ये कहा जा रहा था कि एक और आम आदमी पार्टी, एक और कांग्रेस और एक और बीजेपी है, जिसमें बीजेपी की हालत सबसे कमजोर बताई जा रही थी, और आज जैसे ही ये खबर आई उसके बाद तुरंत कांग्रेस की हालत अब खराब बताई जाने लगी, क्योंकि वहां पर कांग्रेस को झटका, ये बहुत सारे मीडिया हाउसेस की दिली तमन्ना भी है कि कांग्रेस को किसी तरह से झटका मिलते हुए दिखे। लेकिन आपको क्या लगता है, यहाँ से हम जो देख रहे हैं, हमारी टीम भी जो हरियाणा पहुंची हुई है, क्या अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी वहां पर, अब उसके लिए स्थिति और खराब हो रही है, या क्या इक्वेशन आप बनते हुए देख रहे हैं? संयुक्ता जी, मुझे लगता है कि हरियाणा में कांग्रेस को उतना ही झटका लगेगा जितना पंजाब में लोकसभा चुनाव के दौरान लगा था, और उतना ही झटका आम आदमी पार्टी को लगेगा हरियाणा में जितना पंजाब में लगा था लोकसभा चुनाव के दौरान। तो ये हर दल की अपनी एक रणनीति होती है, किसको कहाँ गठबंधन में जाना है और कहाँ फ्रेंडली फाइट करनी है। अगर मान लीजिए पंजाब में लोकसभा चुनाव में दोनों का गठबंधन हो गया होता तो वहाँ क्या स्थिति होती। तो ये अपने हर दल की एक रणनीति होती है। तो जो लोग ये खुश हो रहे हैं कि अब अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए, हरियाणा में अब आम आदमी पार्टी कांग्रेस का वोट काटेगी, ये आपस में लड़ेंगे, तो अगर इस तरीके की चीज़ें जो हमारा तथाकथित नेशनल मीडिया कहना चाहता है और इस पर अगर वो खुशियाँ मना रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जनता भी इस बात को समझती है कि किसको कहाँ खुशी मिलनी चाहिए। तो ये अपनी अपनी पार्टी की रणनीति, और जाहिर सी बात है कि अगर गठबंधन दोनों दलों का नहीं हुआ है तो दोनों ने आपस में बातचीत की होगी। बातचीत हुई है, हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से राघव चड्ढा जाकर के केसी वेणुगोपाल से बातचीत करते हैं, कई दौर की बातचीत होती है। उसके बाद फिर जो है दोनों दलों की पहले लिस्ट शुरू की जाती है, फिर दोनों दलों की तरफ से पूरी घोषणा हो जाती है कि लोग लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे, कहाँ का किस तरीके से लड़ेंगे। तो ये हर दल की अपनी अपनी एक रणनीति होती है। अब कहा तो ये भी जा रहा है कि वहाँ जिस तरीके से मायावती जी की पार्टी बसपा का समझौता करा दिया गया है इनेलो के साथ में, आज़ाद समाज पार्टी जो है चंद्रशेखर की, उसका समझौता करा दिया गया है जेजेपी के साथ में, तो ये बीजेपी ने करवाया है, तो ये भी वहाँ है सब। तो ये जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, तो सबकी अपनी अपनी रणनीति है। सबको जाहिर सी बात है कि दोनों राष्ट्रीय दल हैं और एक राज्य में चुनाव हो रहा है, दोनों की उपस्थिति में दोनों चुनाव लड़ेंगे।
समझौता होता तो उस तरीके से समझौता कि कहाँ किसको सीटें मिलनी है, समझौता नहीं हो पाया तो अपनी तरह से लड़ेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई फायदा होने जा रहा है, मुझको ऐसा नहीं लगता है कि इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होने जा रहा है। और लेकिन अगर ये संदेश ये मीडिया देना चाहता है कि इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा होने जा रहा है, तो अगर होता भी कुछ फायदा तो संमित्रा जी ये समझ में लोगों की आ जाएगा कि किससे किसको फायदा होना है। तो जहां जो भारतीय जनता पार्टी को हराने की स्थिति में होगा तो एंटी बीजेपी वोट जो है वहां उसको चला जाएगा, चाहे वो आम आदमी पार्टी को जाए और चाहे कांग्रेस के साथ जाए। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जो सर्वेश जी भी कह रहे थे कि चुनाव के बाद की परिस्थितियां बनेंगी, क्या बनेंगी, अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर सरकार बना सकती है हरियाणा में, या आम आदमी पार्टी और बीजेपी मिलकर सरकार बना सकती है, ऐसी कोई परिस्थिति बनती है, तो मुझको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को जेल में भेजकर और सुप्रीम कोर्ट तक इस तरीके से लड़ करके अब ये तय कर चुकी है कि उसको अरविंद केजरीवाल के साथ किसी भी कदम पर आगे नहीं बढ़ना है। तो ये रास्ता तो खुद बीजेपी ने तैयार कर लिया है कि आपको अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के साथ आगे अब नहीं बढ़ना है। तो ये परिस्थिति अरविंद केजरीवाल ने तैयार थोड़ी की है, ये परिस्थितियां तो बीजेपी ने तैयार की कि अगर भविष्य में कभी कोई संभावना होती भी आम आदमी पार्टी के साथ बढ़ने की, तो वो सारे रास्ते बीजेपी ने बंद कर दिए हैं। ये बीजेपी खुद तय कर चुकी है। और आज भी जिस तरीके से गौरव भाटिया बोल रहे हैं या विजेंद्र गुप्ता बोल रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी मानने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में जो बातें कह रहा है आप उसकी गलत व्याख्या करने पर उतारू हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप आगे का रास्ता कोई खोल के रखना ही नहीं चाहते। तो ये रास्ते तो बीजेपी ने खुद बंद कर दिए हैं। तो अब इसमें मुझे नहीं लगता कि आगे कोई भावना इस तरीके की बचेगी कि बीजेपी के साथ आम आदमी पार्टी के साथ कोई गठबंधन या कोई समझौता आगे भी जाकर के हो सके। तो ये रास्ते बीजेपी ने मुझे लगता है खुद बंद कर दिए। बाकी राजनीति है, कहीं कुछ भी हो सकता है समिता जी, तो राजनीति संभावनाओं का खेल, इसमें कहीं कुछ भी हो सकता है, इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है। जी बिल्कुल सर्वेश जी, बीजेपी को आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 3-3 बार धूल चटाई, ये कहा जाना चाहिए। और अब अमलेंदु जी कह रहे हैं कि बीजेपी ने खुद अपने लिए रास्ते बंद कर दिए हैं। आपको क्या लगता है आने वाले चुनाव में, मतलब जब दिल्ली के चुनाव होंगे, उसमें बीजेपी को क्या फिर एक बार फिर से मात देने के लिए तैयार है आम आदमी पार्टी? और दूसरा सवाल ये कि हरियाणा चुनाव में अब आप लोगों के मुद्दे क्या रहने वाले हैं? क्योंकि जैसा हमने अभी देखा था कि कांग्रेस की ओर से तो तय है कि महिला पहलवान विनेश फोगाट को उन्होंने उतारा है, किसानों का मुद्दा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से किन मुद्दों पर खास ध्यान दिया जाएगा हरियाणा चुनाव में? पार्टी ने अपनी 5 गारंटी जारी की है। आम आदमी पार्टी हमेशा बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, रोजगार की राजनीति करती है और हम अपना गारंटी पत्र शुरुआत से देते हैं और उन्हीं को हम फॉलो करते हैं। अगर हम मुफ्त बिजली की बात करते हैं तो मुफ्त बिजली देते हैं। अगर हम मुफ्त रोजगार की बात करते हैं, मुफ्त रोजगार देते हैं। अगर हम मुफ्त पानी की बात करते हैं तो कहते हैं, अगर हम निश्चित समय में तय रोजगार की बात करते हैं तो पंजाब में आपने देखा किस तरीके से हम नियुक्तियां दे रहे हैं। तो आम आदमी, अगर मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं तो हम मोहल्ला क्लिनिक दे रहे हैं। आप देखिए दिल्ली में जो शक्तियां हैं उसमें काम किया, पंजाब में जिस तरीके की हमारे पास अधिकार मिले हैं उसके अंतर्गत काम कर रहे हैं, हरियाणा में भी जो हमने गारंटियां दी है उनको हम निभाएंगे। और ये अरविंद केजरीवाल का वादा है। अरविंद केजरीवाल की राजनीति काम की राजनीति होती है। बाबा साहब के कानून में दिए गए जो हमें अधिकार है उनके लिए हम गैर बराबरी को खत्म करने के लिए काम करते हैं। हम ऐसे आने वाले भविष्य के लिए काम करते हैं जिसमें एक हिंदुस्तान बहुत ही सुनहरा हो, जिसमें लोग पढ़े लिखे हो, जिसमें नफरत की बुनियाद पे हिंदुस्तान ना बन रहा हो। तो आम आदमी पार्टी ने जो हरियाणा के चुनाव में वादे किए हैं हम उसको पूरा करेंगे। जी बिल्कुल, आप लोगों का जो एजेंडा है वो तैयार है, कांग्रेस का भी एजेंडा तैयार है। और आज जब अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है तो उसके बाद जाहिर है सारे चुनावी समीकरण अब बदलते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इस बदलते हुए समीकरणों में मतलब बीजेपी के लिए कितना घाटा होगा ये देखने वाली बात है। क्योंकि फिलहाल आम आदमी पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, दोनों इस समय मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी जो कि लगातार 2 बार से हरियाणा की सत्ता पे है, लेकिन इस बार बीजेपी के लिए वहां से सत्ता खिसकती हुई दिखाई दे रही है। और अब केजरीवाल जब जेल से मेरा ख्याल है 2-1 घंटा और उनको बस उनके बाहर आने में देर है, और उसके बाद आम आदमी पार्टी के लोग किस तरह का जश्न मनाते हैं और आते ही केजरीवाल क्या कहते हैं, किस तरीके से वो अब चुनाव में आगे बढ़ते हैं, ये देखना होगा। सर्वेश जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अमलेंदु जी, आज हम इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम दर्शकों का भी धन्यवाद करती हूँ जो आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ, देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।